रामपुर गांव की दोपहर बड़ी शांत हुआ करती थी। सूरज जब सिर पर होता तो गांव के लोग या तो अपने घरों में आराम करते या फिर गांव के बीचों बीच खड़े उस विशाल बूढ़े बरगद के पेड़ की छांव में बनी चौपाल पर सुस्ताते। यह चौपाल सिर्फ सुस्ताने की जगह नहीं थी, ये रामपुर की धड़कन थी। यहीं गांव के सुख दुख बांटते थे, यहीं फैसले होते थे और यहीं से पूरे गांव की कहानियां जन्म लेती थीं। आज की दोपहर शांत नहीं थी। चौपाल पर बेचैनी का एक गाढ़ा धुआं सा छाया हुआ था। इस धुएं का केंद्र था रामदीन, गांव का एक सीधा सादा किसान जो सिर पकड़कर जमीन पर बैठा था। उसकी आंखों में बेबसी और चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। गांव के कुछ और लोग भी उसके चारों ओर खड़े थे। कोई दिलासा दे रहा था तो कोई बस चुपचाप उसकी हालत देख रहा था। क्या हुआ रामदीन भाई, ऐसे मुंह लटकाकर क्यों बैठे हो? हरिया ने कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। रामदीन ने सूनी आंखों से ऊपर देखा। उसकी आवाज में रुलाई भरी थी। क्या बताऊं हरिया, लुट गया मैं, सब खत्म हो गया। अरे पर हुआ क्या, कुछ मुंह से तो बोलो। मेरी राधा, मेरी भैंस वो नहीं मिल रही है। चौपाल पर मानो एक बम फट गया हो। गांव में किसी किसान के लिए उसकी भैंस या गाय सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि उसके परिवार का सदस्य और उसकी आमदनी का सबसे बड़ा जरिया होती है। रामदीन के पास तो वैसे भी बस 2 बीघा जमीन थी, जिससे घर का गुजारा मुश्किल से चलता था। भैंस का दूध बेचकर ही वह अपने बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च चलाता था। एक बुजुर्ग काका, जिन्हें सब चमन चाचा कहते हैं, अपनी लाठी टेकते हुए आगे आए। कब से नहीं मिल रही? ठीक से याद करो, कहीं चरने गई होगी, आ जाएगी। नहीं चाचा, सुबह जब मैं उठा तो खूंटा खाली था, रस्सी टूटी पड़ी थी। मैंने पूरा गांव छान मारा, खेतों में देख आया, नदी किनारे तक हो आया, कहीं नहीं है। जमीन खा गई या आसमान निगल गया, कुछ पता नहीं चल रहा। बातचीत चल ही रही थी कि वहां गांव का सबसे अमीर और सबसे कपटी आदमी सेठ हजारी लाल आ पहुंचा। उसने पान से रंगे होंठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरते हुए कहा, क्यों भाई रामदीन, सुना है बड़ी आफत आ गई है तुम पर। अब क्या होगा तुम्हारा? अगले महीने मेरे कर्ज की किश्त भी तो चुकानी है। भैंस ही नहीं रही तो पैसे कहां से दोगे? हजारी लाल की बात सुनकर रामदीन का चेहरा और भी सफेद पड़ गया। उसने सेठ से अपनी बेटी की शादी के लिए कर्ज लिया था और उसकी जमीन गिरवी रखी थी। राधा ही उस कर्ज को चुकाने का एकमात्र जरिया थी। सेठ जी, आप तो जानते हैं मेरी हालत, मुझ पर रहम कीजिए। मेरी राधा मिल जाएगी, मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। रहम? अरे धंधे में कोई रहम नहीं होता रामदीन। अगले महीने की 1 तारीख को पैसे तैयार रखना, वरना तुम्हारी ये 2 बीघा जमीन मेरी हो जाएगी, समझ गए? इतना कहकर हजारी लाल वहां से अकड़ कर चला गया। चौपाल पर मौजूद हर व्यक्ति जानता था कि हजारी लाल की नजर रामदीन की जमीन पर बहुत पहले से थी। रामदीन अब पूरी तरह टूट चुका था। उसे लग रहा था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। जब माहौल पूरी तरह निराशाजनक हो चुका था, तभी चौपाल पर सरला देवी ने कदम रखा। सरला देवी कोई सरपंच या पंच नहीं थी, लेकिन उनकी उम्र और अनुभव ने उन्हें वह इज्जत और रुतबा दिया था जो किसी पद से कहीं ऊंचा था। वह 60 के पार थीं, चेहरे पर सौम्यता थी, लेकिन आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी भी झूठ को पकड़ लेती थी। गांव का कोई भी मसला हो, लोग आखिरी सलाह के लिए सरला देवी के पास ही जाते थे। उन्होंने आते ही स्थिति को भांप लिया। क्या बात है, आज हमारी चौपाल पर इतना सन्नाटा क्यों है? हरिया ने उन्हें पूरी बात बताई। रामदीन की भैंस का गायब होना और हजारी लाल का आकर उसे धमकाना। सरला देवी ने सब कुछ ध्यान से सुना। फिर वह रामदीन के पास जाकर बैठ गईं। उन्होंने किसी माँ की तरह उसके सिर पर हाथ फेरा। रोने से कुछ नहीं होगा रामदीन, जब मुसीबत बड़ी हो तो दिमाग को और भी शांत रखना पड़ता है। अब मुझे सब कुछ शुरू से बताओ। उनकी आवाज में एक ऐसा ठहराव था कि रामदीन का आधा दुख जैसे कम हो गया। उसने सुबकते हुए बताना शुरू किया।
माँ जी, कल रात मैंने खुद अपने हाथों से राधा को खूंटे से बांधा था। उसे चारा दिया, पानी पिलाया, सब ठीक था। सुबह जब मेरी आँख खुली तो वो गायब थी। क्या तुम्हें रात में कोई आवाज सुनाई दी? कोई कुत्ते के भौंकने की या किसी गाड़ी की? नहीं माँ जी, मैं गहरी नींद में था, कुछ पता नहीं चला। जिस जगह रस्सी टूटी पड़ी थी, क्या वहाँ कोई और निशान थे? किसी के पैरों के या गाड़ी के पहियों के? मैंने देखा था पर कुछ खास समझ नहीं आया। मिट्टी सूखी थी, कोई निशान साफ नहीं दिख रहा था। सरला देवी चुपचाप सोचती रहीं। उनकी आंखें चौपाल पर बैठे हर एक व्यक्ति के चेहरे को पढ़ रही थीं। उन्होंने देखा कि गांव का एक नौजवान लड़का कल्लू, जो हमेशा आलस में रहता था, एक कोने में ऊँघ रहा था। कल्लू, ओ कल्लू! कल्लू हड़बड़ाकर उठा। जी ताई जी। तुम रात में देर तक जागते हो, कल रात कुछ देखा या सुना था क्या? नहीं ताई, मैं तो सो रहा था, मुझे क्या पता। ठीक से सोच कर बताओ। कल रात चांदनी रात थी, तुम्हारी चारपाई तो बाहर ही रहती है, कुछ तो अजीब लगा होगा ना? कल्लू ने कुछ देर सोचा, जैसे अपनी याददाश्त पर जोर डाल रहा हो। फिर उसने लापरवाही से कहा, अजीब तो कुछ नहीं, हाँ बस देर रात को हजारीलाल सेठ का नौकर भोला रामदीन काका के घर की तरफ वाली गली से जा रहा था। मैंने सोचा इतनी रात को कहाँ जा रहा है, फिर नींद आ गई। यह एक छोटी सी बात थी जिसे कोई भी नजरअंदाज कर सकता था, लेकिन सरला देवी के कान खड़े हो गए। उन्होंने हजारीलाल की तरफ देखा, जो कुछ दूर खड़ा तमाशा देख रहा था। सेठ हजारीलाल जी, जरा यहाँ तो आइए। हजारीलाल न चाहते हुए भी पास आया। क्या है? मुझे और भी काम है। बस एक छोटी सी बात पूछनी थी, आपका नौकर भोला कल रात कहाँ था? हजारीलाल का चेहरा एक पल के लिए तना, पर उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। भोला, वो तो हवेली पर ही था, मेरे पास ही सोता है, कहीं नहीं गया। ये क्या पूछताछ लगा रखी है? मेरा नौकर चोर है क्या? जिसकी भैंस खोई है उससे पूछो, मुझसे क्यों सवाल कर रही हो? गुस्सा क्यों होते हैं सेठ जी? मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया। आखिर आप भी तो गांव की इज्जतदार आदमी हैं, आपको भी रामदीन की चिंता होगी। सरला देवी की मुस्कान में ऐसा कुछ था कि हजारीलाल को अपनी चोरी पकड़े जाने का डर सताने लगा। वह कुछ बड़बड़ाता हुआ वहां से खिसक लिया। चौपाल पर अब कानाफूसी शुरू हो गई। क्या सच में हजारीलाल का हाथ हो सकता है? मामला उलझ गया था। एक तरफ कल्लू का बयान था, दूसरी तरफ हजारीलाल का इनकार। कोई ठोस सबूत नहीं था। लोग अपनी अपनी अटकलें लगा रहे थे। तभी गांव के नुक्कड़ पर ढाबा चलाने वाला शंभू काका हाथ में चाय की केतली लिए चौपाल पर आया। वह अक्सर पंचायत के लिए चाय लेकर आता था। राम राम सब लोगों को। बड़ी पंचायत जुड़ी है आज, क्या मामला है? चमन चाचा ने उसे पूरी कहानी सुनाई। शंभू काका भी सुनकर चिंतित हो गया। बहुत बुरा हुआ रामदीन भाई के साथ। राधा तो उनके घर की लक्ष्मी थी। सरला देवी, जो अब तक चुपचाप कुछ सोच रही थीं, अचानक शंभू काका की ओर मुड़ी। उनकी आंखों में एक नई चमक थी। शंभू, तुम तो अपना ढाबा देर रात तक खुला रखते हो। कल रात कोई आया था क्या तुम्हारे पास? हाँ ताई, गांव में तो सन्नाटा जल्दी हो जाता है, पर हाईवे की वजह से कुछ ट्रक वाले रुक जाते हैं। कल भी 2-3 ट्रक रुके थे। गांव का कोई आदमी आया था क्या देर रात को? शंभू काका ने अपने माथे पर जोर डाला। उसका ढाबा गांव के उस छोर पर था जो हाईवे से जुड़ता था। गांव का? हाँ, याद आया। देर रात को जब मैं ढाबा बंद ही करने वाला था, तब हजारीलाल सेठ का नौकर भोला आया था। ये सुनते ही चौपाल पर बैठे सब लोग चौकन्ने हो गए। कल्लू भी अपनी नींद भूलकर सीधा बैठ गया। भोला क्या करने आया था इतनी रात को? वही तो मैं भी सोच रहा था। उसने मुझसे 2 बड़ी भेली गुड़ की खरीदी और 1 बोरी चारे की भी ली। गुड़ और चारा? सेठ के घर में तो खुद जानवरों का भंडार है, उसे बाहर से खरीदने की क्या जरूरत पड़ गई?
मैंने भी यही पूछा था उससे, तो कहने लगा कि हवेली में चारा खत्म हो गया है और सेठ जी ने मंगवाया है। मुझे उसकी बात कुछ अजीब लगी, पर मैंने पैसे लिए और सामान दे दिया। अब सारी कड़ियां जुड़ रही थीं। देर रात को भोला का रामदीन के घर के पास दिखना, फिर ढाबे से गुड़ और चारा खरीदना, जानवरों को, खासकर भैंस को, गुड़ का लालच देकर चुपचाप कहीं भी ले जाया जा सकता है। सरला देवी खड़ी हो गईं। उनके चेहरे पर अब एक निश्चय का भाव था। रामदीन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी राधा मिल जाएगी। वह सीधे हजारी लाल की हवेली की ओर चल पड़ी। पूरा गांव एक जुलूस की तरह उनके पीछे पीछे हो लिया। हजारी लाल अपनी हवेली के बाहर आंगन पर बैठा मुनीम से हिसाब किताब कर रहा था। जब उसने सरला देवी को और उनके पीछे पूरे गांव को अपनी ओर आते देखा तो उसका चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। क्या बात है? तुम सब लोग यहाँ क्यों आए हो? सेठ जी, हम यहाँ आपसे कुछ मांगने आए हैं। क्या मांगने आए हो? रामदीन की भैंस राधा। हजारी लाल का मुंह खुला का खुला रह गया। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं क्या जानूं उसकी भैंस कहाँ है? मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। इल्जाम नहीं लगा रही सेठ जी, बस कुछ सवालों के जवाब दे दीजिए। आपका नौकर भोला कल रात रामदीन के घर के पास क्या कर रहा था? मैंने कहा ना, वो कहीं नहीं गया था। तो फिर वो शंभू के ढाबे पर 2 भीली गुड़ और 1 बोरी चारा खरीदने क्यों गया था? क्या आपकी हवेली का चारा खत्म हो गया था? हजारी लाल के पास अब कोई जवाब नहीं था। उसका झूठ पकड़ा जा चुका था। गांव वाले भी अब गुस्से में बड़बड़ाने लगे थे। चोर, गरीब की हाई लगेगी तुझे। इसकी वजह से रामदीन सुबह से रो रहा है। हजारी लाल पसीने पसीने हो गया। उसने अपने नौकर भोला को आवाज लगाई। भोला डरता डरता बाहर आया। गांव वालों को देखकर वह कांपने लगा। भोला, सच बताओ, भैंस कहाँ है? अगर सच बताओगे तो तुम्हारी सजा कम हो सकती है। भोला ने डर के मारे हजारी लाल की तरफ देखा। हजारी लाल ने उसे आंखें दिखाईं, लेकिन भोला गांव वालों के गुस्से से ज्यादा डर गया था। वह सरला देवी के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो ताई जी, सेठ जी ने ही मुझसे ये काम करवाया था। उन्होंने कहा था कि अगर भैंस गायब हो जाएगी तो रामदीन कर्ज नहीं चुका पाएगा और उसकी जमीन हमारी हो जाएगी। भैंस हवेली के पीछे वाले बाड़े में बंद है। सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। हजारी लाल का घिनौना चेहरा सबके सामने आ गया। कुछ लोग दौड़कर बाड़े की तरफ गए और कुछ ही मिनटों में रामदीन की राधा को बाहर ले आए। रामदीन अपनी भैंस से लिपटकर ऐसे रोया जैसे कोई बिछड़ा हुआ बच्चा अपनी माँ से मिला हो। चौपाल पर फिर से पंचायत बैठी। इस बार कटघरे में हजारी लाल खड़ा था, सिर झुकाए। सरला देवी ने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज में न गुस्सा था न घृणा, बस एक गहरी सीख थी। आज इस चौपाल ने जो देखा है वो सिर्फ एक भैंस की चोरी का मामला नहीं है। ये मामला है लालच का, भरोसे के टूटने का और इंसानियत के गिरने का। उसने हजारी लाल की ओर मुड़कर देखा और बोला, हजारी लाल, तुमने सिर्फ एक भैंस नहीं चुराई, तुमने इस गांव का विश्वास चुराया है। तुमने एक गरीब की रोटी चुराने की कोशिश की है। पैसा और जमीन तो तुम बहुत कमा लोगे, पर जो इज्जत आज तुमने खोई है वो कभी वापस नहीं आएगी। फिर वह गांव वालों की ओर मुड़ी। और हम सब भी इस गलती में बराबर के हिस्सेदार हैं। हम देखते रहे कि हजारी लाल गरीबों को सताता है, पर हम चुप रहे। हमने सोचा कि हमारी समस्या नहीं है, लेकिन आज हमें ये समझना होगा कि गांव एक शरीर की तरह होता है। अगर एक अंग में दर्द होता है तो पूरा शरीर बेचैन हो जाता है। रामदीन का दुख सिर्फ उसका नहीं, हम सब का दुख था। उन्होंने रामदीन की ओर देखा। रामदीन, तुम भी एक बात समझ लो, मुसीबत में हिम्मत नहीं हारते। तुम अकेले नहीं थे, पूरा गांव तुम्हारे साथ खड़ा हो सकता था अगर तुम आवाज उठाते। अंत में पंचायत ने फैसला सुनाया। हजारी लाल ने जो अपराध किया है उसके दंड के रूप में रामदीन का सारा कर्ज माफ किया जाता है। जमीन के कागजात उसे तुरंत वापस किए जाएंगे। हजारी लाल गांव के मंदिर के लिए और गांव के स्कूल के लिए
5-5 हजार रुपए का जुर्माना देगा। उसे पूरी पंचायत के सामने रामदीन से माफी मांगनी होगी। हजारी लाल के पास कोई चारा नहीं था। उसने सबके सामने रामदीन से हाथ जोड़कर माफी मांगी और जुर्माना भरने का वादा किया। उस दिन के बाद रामपुर गांव में बहुत कुछ बदल गया। लोगों ने सीखा कि चुप रहना भी एक तरह का अपराध है। उन्होंने सीखा कि एकता में कितनी ताकत होती है। सरला देवी ने कोई कानून की किताब नहीं पढ़ी थी, न ही उनके पास कोई डिग्री थी, पर उनके पास समझ थी, इंसानियत थी और सच को देखने की पारखी नजर थी। उन्होंने यह साबित कर दिया कि न्याय के लिए बड़ी बड़ी अदालतों की नहीं, बल्कि एक साफ नियत और साहसी दिल की जरूरत होती है। आज भी रामपुर की चौपाल पर लोग बैठते हैं, लेकिन अब उनकी बातों में पहले से ज्यादा अपनापन और एक दूसरे के लिए सम्मान होता है। वे सब उस दिन को याद करते हैं और एक ही बात दोहराते हैं, लालच की आग सबसे पहले उसी को जलाती है जो उसे अपने दिल में जगह देता है, और एक समाज की असली ताकत उसकी दौलत में नहीं, बल्कि उसके आपसी विश्वास और एकता में होती है।